हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो कि ये ईयरली बुक है। और ये बुक है, तो हम लोग परीक्षा मंथन की जो बुक पढ़ रहे थे। और ये बुक ज्ञान बिंदु वाले जो सर बिट्टू सर हैं वो चला रहे हैं, अभी दरोगा सीरीज में चला रहे हैं। तो चलिए उसी का होमवर्क अभी कंप्लीट करते हैं, जो कि पेज नंबर बाय नंबर देते हैं वो, और अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज का टारगेट कंप्लीट करते हैं। भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि, सिपरी रिपोर्ट। जून 2024 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ भारत अब दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 में भारत के पास 164 परमाणु वॉरहेड थे, जो जनवरी 2024 तक बढ़कर 172 हो गए हैं। इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया के परमाणु शस्त्र देशों में 6वें स्थान पर आ गए हैं। विदित हो कि परमाणु क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे हैं। उसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल का स्थान है। पिछले एक वर्षों में पाकिस्तान ने वॉरहेड की संख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की है। यहाँ कुल 170 परमाणु वॉरहेड हैं। भारत ने पहली बार 2024 से लेकर 26 के लिए कोलंबो प्रोसेसर की अध्यक्षता संभाली। हाल ही में भारत ने कार्यकाल 2024 से लेकर 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। यह पहली बार है कि भारत ने 2030 में अपने स्थापना के बाद से कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। कोलंबो प्रोसेस के बारे में कोलंबो प्रोसेस दक्षिण पूर्व मतलब एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल के देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रोसेस है। यह एक नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस है जो प्रवासन के प्रबंधन में सुधार और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रवासी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। विदित हो कि कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षक राज्य हैं। 12 सदस्य देश कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम और कंबोडिया। 8 पर्यवेक्षक देश: बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया,
कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। क्या? हांगकांग के द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध। अप्रैल 2024 में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट एवं एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। विदित हो कि इससे पूर्व भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार के प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा भी हाल ही में लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या, रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल। 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यह दोनों देशों के यूरोपीय संघ आईयू के साथ एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण भूमि सीमा पर जांच जारी रहेगी, जिसने अवैध प्रवास की चिंताओं के कारण लंबे समय से उनकी कोशिश को अवरुद्ध कर रखा है। अब देखते हैं हम लोग क्या, शेंगेन क्या है। शेंगेन एक यूरोपीय वीजा मुक्त क्षेत्र है जिसमें 29 देश शामिल हैं जिन्होंने आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है और इसके बजाय बाहरी सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। शेंगेन क्षेत्र के नागरिकों को इस क्षेत्र में एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमति है, जैसे कि पूरा क्षेत्र एक ही देश हो। अब देखते हैं हम लोग क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव। 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा सहप्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करें, मानवाधिकारों का सम्मान करें और सुरक्षित और भरोसेमंद हो। एआई तकनीक के तेजी से विकास ने
इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, जिसमें मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव शामिल है। ये प्रस्ताव एआई के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा की गई पहलों की श्रृंखलाओं में नवीनतम है। प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो प्रस्तावना में कई प्रमुख उद्देश्य को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें शामिल हैं विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास एआई से लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता हो, मानव अधिकारों की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। जोखिमों और संभावित नुकसानों के लिए एआई की निगरानी करना, गोपनीयता नीतियों को मजबूत बनाना, वैश्विक सहयोग। ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबिल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन में हाल ही में हुई आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई है और इसके नेता किएर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव में ऋषि सुनक समेत कई भारतवंशी भी संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय मूल के सांसदों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा अपने हाथ में भगवत गीता, सुंदर गुटका और बाइबिल लेकर की। संसदीय चुनाव में अपनी कैब्रिजशायर सीट गंवाने वाला पूर्व सांसद शैलेश बारा ने स्पीकर लीड से हायल को भगवत गीता की एक नई प्रति भेंट की। इसे हाथ में लेकर संसद की सदस्यता ग्रहण करने वालों में ऋषि सुनक ब्रिटिश भारतीय सांसदों में से एक थे। लिसेस्टर से चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी की शिवानी राजा और वेल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लेबर पार्टी के कनिष्ठ नारायण ने भी शपथ के लिए गीता को चुना। वेरी गुड। कंजर्वेटिव पार्टी दिग्गज बॉब ब्लैकमैन के गीता और किंग जेम्स बाइबिल दोनों को रखा। किसने दोनों को रखा था? तो ये रखा था कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज बॉब ब्लैकमैन ने गीता और किंग्स जेम बाइबिल दोनों को रखा। सिख समुदाय से आने वाली प्रीत कौर गिल ने शपथ के दौरान सुंदर गुटका को हाथ में रखा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। तो बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य।
4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 24वें एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एससीओ CHS शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ सदस्य देशों के नेताओं ने एससीओ और CHS के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और बेलारूस के प्रवेश को अंतिम रूप दिया और उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। इसके साथ ही बेलारूस गणराज्य आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य बन गया, जो एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का संगठन है। विदित हो कि एससीओ के 24वें अध्यक्ष कजाकिस्तान गणराज्य ने 3 से 4 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में 24वें एससीओ CHS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जिसका विषय गेथेनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट है। उल्लेखनीय है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली। किंग दागो को 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त किया जाएगा। इजराइल लिस्ट ऑफ सेम में शामिल। इजराइल हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से इस सूची को अभी जारी नहीं किया गया है। कौन देश हैं सूची में? इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले रूस इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। पिछले साल रूस को इस सूची में शामिल किया गया था। क्या है लिस्ट ऑफ सेम? लिस्ट ऑफ सेम में सहस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है। इजराइल पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या पेट्रो डॉलर सौदा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। यह सौदा हाल ही में समाप्त हो गया है। क्या है पेट्रो डॉलर डील? तो देखते हैं इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ
अमेरिका डॉलर में ही बेचना था। ठीक है, अमेरिका डॉलर में ही बेचना था। इस कगार के तहत सऊदी अरब अमेरिका को तेल अमेरिकी डॉलर यूएसडी में बेचने के लिए सहमत हुआ था। बदले में अमेरिका की तरफ से उसे सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। पेट्रोडॉलर का मतलब वह डॉलर जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलते हैं। अब क्या है नीचे, अब नेक्स्ट क्या है, तो लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया। वे एआई जनित मॉडल है जिसकी सुंदरता देखकर नकली असली में फ़र्क करना मुश्किल है। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की ललीना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया ने तीसरा स्थान हासिल किया। यह ताज पहनने के लिए प्रतियोगियों को उनकी सुंदरता तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया। इसके अलावा मॉडल बनाने वालों को एआई टूल की कितनी समझ है इसे रखा गया। अब देखते हैं क्या व्यू है, क्या है यार। यूए के द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीजा का शुभारंभ 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीज़ा को मंजूरी प्रदान की। आबू धाबी के कसर अल बतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा इसकी घोषणा की गई। यूएई के द्वारा शुरू किया गया यह वीजा एक शीघ्रकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आधारभूत असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन इंद्रावती 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने
हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकस गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक निकासी अभियान है, जिसके तहत हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकलना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय फंसे हुए हैं और उनमें से लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए भारतीय अधिकारियों के पास पंजीकरण कराया था। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैती में भारत का कोई राजनयिक दूतावास नहीं है। हैती में यह कार्रवाई पड़ोसी देश डोमिनिक गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की निगरानी में की गई। हाल ही में भारत द्वारा किए गए निकासी अभियान ऑपरेशन अजय 2030 में चलाई गई। इसे फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी 2023 में गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा 2022 में ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया? तो ये 2022 में चलाया गया। 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू की गई थी। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एवं भारत 10 मार्च 2024 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के 4 देशों ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल हैं। इस समझौतों का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करना और वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को बढ़ाना है। यह एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। वर्ष 2014 के बाद से यह भारत का चौथा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा समझौता किया गया है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी।
थाईलैंड थाईलैंड के संसद के निचले सदन में हाल ही में एक विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह समेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के बीच विवाह समझौता को मान्यता दी गई है। इस विधेयक के कानून बनने के साथ थाईलैंड किसी भी लैंगिक पहचान वाले जीवन साथियों के समानता के अधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन जाएगा। विधेयक में नागरिक और व्यावसायिक संहिता में संशोधन कर पुरुषों और महिलाओं तथा पति और पत्नी शब्दों की जगह लोग और वैवाहिक जीवन साथी शब्द डाले गए हैं। यह विधेयक LGBTQ+ दंपतियों को पूरी तरह कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्या है? म्यांमार सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने करीब एक दशक पुराने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून को हाल ही में लागू कर दिया, जिसके तहत युवतियों को इसके लिए बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। हाल ही में लागू किया गया यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और इस बारे में घोषणा सरकारी टेलीविज़न पर की गई। यह कदम इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सेना अपने शासन के खिलाफ देश भर में सशस्त्र प्रतिरोध का सामना कर रही है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल मिन तुन ने एक बयान में कहा कि म्यांमार के मौजूदा हालात के चलते यह कानून लागू किया गया है। लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन। जनवरी 2024 में भारत ने विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर लैंगिक समानता, बराबरी और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की। यह बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित गठबंधन है। इसका संचालन CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास शवाब इस पहल के पूर्ण समर्थन के साथ भागीदार बनने पर सहमत हुए। वैश्विक भलाई के लिए बने इस गठबंधन को मास्टर कार्ड, उबर, टाटा, TVS, वायर,
गोद गोदरेज गोदरेज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवार्टिस नोवार्टिस IMD, लॉरेंस और CII के माध्यम से उद्योग जगत के 10,000 से अधिक भागीदारों से समर्थन मिला है। भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024। 7 जनवरी 2024 को रेद्दा में भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय हज समझौते 2024 का हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी तथा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन एवं सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफिक बिन फौजान अल रबिया ने हस्ताक्षर किए। इस हज यात्रा 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 है। कुछ टिप्पणियाँ हैं, उसके बारे में देखते हैं। टिप्पणी के बाद नोट्रे डम कैथेड्रम 7 दिसंबर 2024 को फ्रांस सरकार द्वारा पेरिस स्थित नोट्रे-डम कैथेड्रम में विनाशकारी आग के 5 वर्ष बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। विनाशकारी आग के 5 वर्ष बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। यह पेरिस के ला सिटी नाम के एक छोटे से आइलैंड पर स्थित है। इसका निर्माण 1123 ईस्वी में राजा लुईस सेवन के काल में बिस्प मॉरिस डी सुली द्वारा निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1345 ईस्वी में 1345 ईस्वी में यह बनकर तैयार। स्कॉरबोरो-शॉल नवंबर 2024 में चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवाहित स्कॉरबोरो-शॉल के आसपास आधार रेखाओं को चिह्नित करते हुए भौगोलिक निर्देशक जारी किए। विदिन हो कि स्कॉरबोरो-शॉल दक्षिण चीन सागर में छोटी चट्टानों एवं द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह फिलिस्तीन के मुख्य द्वीप लुजोन के काफ़ी निकट है और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। यह शोल वर्ष 2012 से चीन के नियंत्रण में है। स्कॉरबोरो शॉल पर कोई संरचना निर्मित नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग नवंबर 2024 में भारतवर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग PBC में पुनः निर्वाचित किया गया। इस आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग
सरकारी सलाहकारी निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य व्यापक वैश्विक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देना तथा उसे बढ़ाना है। इसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं जिन्हें महासभा सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुना जाता है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन अक्टूबर 2024 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया। इस दौरान विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया, जिसमें वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाया गया है। यह हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है जो वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था एवं संधारणीयता एजेंडे को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विश्व स्तरीय विशेषताओं को एक साथ लाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों किशोर के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने के उद्देश्य से कानून निर्माण की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा घोषित किए नवीन उपाय इंटरनेट या सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। ये केवल इंस्टाग्राम एवं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित कर रहा है, क्योंकि शरीर की विकृत छवि सामाजिक अवसाद एवं डिजिटल लत के कारण इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ग्लोब नेटवर्क संचालन समिति में भारत का चयन। सितंबर 2024 में भारत को वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच ग्लोब नेटवर्क की 1.5 सदस्यीय संचालन समिति के लिए बीजिंग में विभिन्न चरणों के मतदान के बाद चुना गया। विदित हो कि ग्लोब नेटवर्क में नेतृत्व प्रदान करने के लिए संचालन समिति में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। ग्लोब नेटवर्क में 121 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बीजिंग में भ्रष्टाचार निरोध कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोब नेटवर्क को पांचवी पूर्व बैठक के दौरान बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया के बाद भारत को संचालन समिति के लिए चुना गया। संज्ञात्मक परीक्षण। जुलाई 2024 में अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति
चुनाव के मद्देनज़र वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की क्षमता जांचने के लिए उनका संज्ञानात्मक परीक्षण किया गया, जिसमें वे विफल रहे। संज्ञानात्मक परीक्षण संज्ञा से जुड़ी समस्याओं की जांच करता है, जिसमें मानसिक और कार्य जैसे सोचना, सीखना, याद रखना और निर्णय को भाषा का उपयोग करना शामिल है। संज्ञानता से संबंधित समस्याओं को संज्ञानात्मक दुर्बलता कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहा जाता है। यह प्रायः वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती है, किंतु यह वयस्कों एवं बच्चों को भी प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक परीक्षण में सरल व्यावहारिक एवं बुनियादी परीक्षण शामिल होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता। हम लोग देख रहे हैं क्या, भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता। अक्टूबर 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच बातचीत को और मजबूत तथा गहन बनाएगा। विदित हो कि राजीव कुमार आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में वहां गए हैं। उल्लेखनीय है कि उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर 2024 को मतदान संपन्न हुआ। ऑपरेशन सद्भावना। हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यांगी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए भारत ने मानवीय राहत सहायता भेजी। भारत ने सूखा राशन, कपड़े और दवाइयाँ सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुरा पर म्यांमार भेजी गई। भारतीय वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान ने लाओस तक 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई, जबकि वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी जा रही है। ऑपरेशन सद्भावना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसार है। ICIT पहल हाल ही में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल ICIT की दूसरी बैठक दोनों देशों के बीच 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार SSA अजीत डोभाल और संयुक्त राज्य अमेरिका US के शब्बर जैक सुलिवन ने की। ICIT दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष अर्धचालक उन्नत
दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में रणनीतिक सहयोग को गहरा और विस्तारित करने पर केंद्रित है। पहली आईसीआईटी बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी यूएसओ में आयोजित की गई थी। अब हम लोग देखते हैं क्या, कच्चा बिट्टू द्वीप विवाद। भारत श्रीलंका संबंधों और मत्स्य अधिकारों के विवादास्पद मुद्दों को लेकर कच्चा तिब्बू द्वीप चर्चा में है। कच्चा आम वाला कच्चा। यह विवाद संबंध क्षेत्र में समुद्री सीमा विवादों तथा मछली पकड़ना अधिकारों की जटिलताओं को उजागर करता है। कच्चा तिब्बू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्वी में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन। 25 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन ASOSAI की 16वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG को वर्ष 2024 से लेकर 27 के लिए ASOSAI का अध्यक्ष चुना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठन INTOSAI के 7 क्षेत्रीय समूहों में एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इसकी पहली सभा एवं गवर्निंग बोर्ड की बैठक मई 1979 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 48 है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो थाईलैंड। हाल ही में थाईलैंड के राजा बजीरा लोककोर्ण ने समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड में यह कानून 22 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। विदित हो कि एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश है। अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य।
अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। विदित हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचों और सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। वर्तमान सदस्य 9 अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का होमवर्क यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 50 पेज तक पढ़ लिया मैंने। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।